हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सतीश एकेडमी ऑनलाइन। फ्रेंड्स, प्राचीन भारत के इतिहास में हमारी आज की क्लास का टॉपिक है गुप्तोत्तर काल। और दोस्तों, मैं आज आपको एक खुशखबरी देना चाहता हूं, और वो खुशखबरी ये है कि इस प्राचीन भारत के इतिहास में आज की हमारी अंतिम क्लास है। हमने प्राचीन भारत के इतिहास का बहुत ही अच्छे से समापन कर लिया है, और आज की क्लास में जो हमारा लास्ट टॉपिक बचा है गुप्तोत्तर काल, उसके बाद हमारा ये प्राचीन भारत का इतिहास समाप्त हो जाता है। इसके बाद हम मध्यकाल का इतिहास पढ़ेंगे। तो ये आपके लिए खुशी की बात है कि आपने 10 से 11 क्लास में बहुत ही अच्छे से एमसीक्यूज के साथ हर चैप्टर को समझा है। तो आज प्राचीन भारत के इतिहास का हमारा अंतिम टॉपिक है, जिसका नाम है गुप्तोत्तर काल। तो फ्रेंड्स, मैं एक बार आपको ओवरव्यू दिलाना चाहता हूँ, आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि हमने क्या क्या पढ़ लिया है प्राचीन भारत के इतिहास में। तो एक छोटा सा रिकैप आपके लिए, ताकि आप समझ पाओ। तो हमने पढ़ा है प्राचीन भारत का इतिहास, जिसमें आज हमारी ये अंतिम क्लास है। तो हमने क्या क्या पढ़ लिया है, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ इस प्राचीन भारत के इतिहास में। देखो, याद करो, सबसे पहले हमने पढ़ा था, सबसे पहला टॉपिक हमने पढ़ा था सिंधु घाटी सभ्यता। यहां से हमने शुरुआत की थी, इंडस वैली सिविलाइजेशन से। और इस सिंधु घाटी सभ्यता के साथ हमने थोड़ा सा पाषाण काल भी पढ़ा था। शुरुआत हमने पाषाण काल से करी थी। तो पहली जो क्लास थी हमारी, उस पहली क्लास में हमने पढ़ा था सिंधु घाटी सभ्यता। और दूसरी क्लास में जो हमारा दूसरा चैप्टर था, उसमें हमने पढ़ा था वैदिक काल। और आपको याद होगा कि इस वैदिक काल को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ा था। पहला पार्ट हमने कहा था ऋग वैदिक काल, और दूसरा काल हमने कहा था उत्तर वैदिक काल। और फ्रेंड्स, तीसरा चैप्टर हमने पढ़ा था वैदिक काल के बाद बौद्ध धर्म। तो तीसरा चैप्टर हमारा था बौद्ध धर्म। और बौद्ध धर्म के बाद हमारा जो चौथा चैप्टर था वो था जैन धर्म। जैन धर्म के बाद हमारा जो पांचवा चैप्टर था वो था शैव धर्म। और शैव धर्म के बाद हमारा छठा चैप्टर था वैष्णव धर्म। वैष्णव धर्म, एक सेकंड फ्रेंड्स। तो हमारा छठवां चैप्टर था वैष्णव धर्म। और इस वैष्णव धर्म के बाद याद करो, मैंने आपको पढ़ाया था 16 महाजनपदों में जो प्रमुख जनपद था जिसको महासाम्राज्य कहा गया, वो था मगध साम्राज्य। और इस मगध साम्राज्य के बाद हमने पढ़ा था मौर्य काल। फिर मौर्य काल के बाद हमने पढ़ा था मौर्योत्तर काल। मौर्य काल के बाद हमारा जो नौवां चैप्टर था वो था मौर्योत्तर काल। और मौर्योत्तर काल के बाद जो हमारी पिछली क्लास थी वो थी गुप्त काल। और फ्रेंड्स, इस गुप्त काल का हमारे पास अगला पार्ट है, जो कि हमारी आज की क्लास का टॉपिक है, वो है गुप्तोत्तर काल। तो फ्रेंड्स, ये सारे चैप्टर हमने प्राचीन भारत के इतिहास में पढ़े हैं, और ये सारे चैप्टर अपने आप में कंप्लीट हो चुके हैं। हमने एमसीक्यूज के साथ पढ़े हैं, हर चैप्टर को बहुत ही डिटेल के साथ पढ़ा है। और मैं ये आपके साथ दावे के साथ कह सकता हूं आपके सामने कि जितना हमने पढ़ लिया है, आप चाहे किसी भी परीक्षा में बैठिए हमारे देश की, आपके लिए जो मटेरियल मैंने प्रोवाइड करा है, जो नोट्स मैंने दिए हैं, जो मैंने समझाए, और आपसे जो एमसीक्यूज दिए हैं, तो फ्रेंड्स, दावा यह है कि इससे बाहर आपका कोई प्रश्न नहीं बनेगा। मैं इस चीज की गारंटी लेता हूं। बस आपको करना है, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। हालांकि हर चैप्टर के बाद मैंने आपको प्रैक्टिस कराई है। हर चैप्टर के बाद हम 30 जो टॉप मोस्ट क्वेश्चन होते हैं उस चैप्टर के, हम लेते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपसे यही कह रहा हूं कि आप देश की चाहे किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा में बैठिए, किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में बैठिए, किसी भी, मतलब किसी भी हमारे देश की प्रतियोगी परीक्षा जिसमें जीएस पूछा जाएगा, तो हिस्ट्री में जो हमने आज पढ़ लिया है प्राचीन भारत का इतिहास, जो कि आज की हमारी क्लास है, उसमें अंत हो जाएगा। तो प्राचीन भारत के इतिहास से कोई भी प्रश्न आपसे बचकर नहीं जाएगा, क्योंकि हमने जो हमारा जो मटेरियल है, जो स्टडी मटेरियल है, उसको बहुत ब्रॉडली कवर किया है, कुछ नहीं छोड़ा है। जो भी आपके, जहां से भी आपसे प्रश्न बन सकते हैं, आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, हमने हर चीज को कवर किया है। तो फ्रेंड्स, चलिए इसी के साथ हम अपनी आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। और हमारी आज की क्लास का टॉपिक है गुप्त साम्राज्य, गुप्तोत्तर साम्राज्य। हमारा जो पहली क्लास थी उसका टॉपिक था हमारा गुप्त
गुप्त काल या गुप्त साम्राज्य। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते हैं कि गुप्त साम्राज्य का पतन 550 ईस्वी में हुआ। 550 ईस्वी में गुप्त साम्राज्य का पतन हो गया। और गुप्त साम्राज्य के जो पतन के प्रमुख कारण थे हमने कल भी जाने थे। उनमें पहला प्रमुख कारण ये था कि जो हूण थे उन्होंने गुप्तों के समय भारत पर आक्रमण किया, जिसके कारण गुप्तों का साम्राज्य का पतन हमें देखने को मिला। और हूणों के अलावा जो प्रांतीय शासक थे उनकी शक्ति में बढ़ोतरी हुई थी और छोटे छोटे शासक आपस में बट गए थे, सबका अपना अपना क्षेत्र हो गया था, विकेंद्रीकरण हो गया था मैं कह सकता हूँ। और आर्थिक कमजोरी आ गई थी और जो उत्तराधिकार के लिए संघर्ष था वो बहुत ज्यादा होने लगा था। तो फ्रेंड्स, ये गुप्त काल के पतन के बाद हमारे सामने दूसरा काल उभर कर सामने आता है जिसका नाम है गुप्तोत्तर काल। और हमारे ये प्राचीन भारत का अंतिम टॉपिक है, अंतिम काल है। इसके बाद हम पढ़ेंगे मध्य भारत का इतिहास। तो देखो, ये जो गुप्तोत्तर काल है, इसकी अगर हम विशेषताओं की बात करें तो इसकी सबसे पहली विशेषता राजनीतिक विखंडन के रूप में हमें देखने को मिलती है। राजनीतिक विखंडन का मतलब होता है कि छोटे छोटे राज्यों का उदय हुआ और विदेशी आक्रमण भी हमें इसमें देखने को मिले, जैसे कि हूणों ने किया, शकों ने किया, और अन्य जनजातियों का प्रभाव भी हमें इस गुप्तोत्तर काल में देखने को मिलता है। और जो नए राजवंश है उनका काफी संख्या में हमें उदय देखने को मिला, जैसे कि हर्षवर्धन, मौखरी, पल्लव, चालुक्य, मित्रक, ये सब हमें देखने को मिले इस गुप्तोत्तर काल में। जो छोटे छोटे राजवंश थे उन सभी राजवंशों का हमें देखने को मिलता है इतिहास। आगे बढ़ते हैं, जो प्रमुख राजवंश है गुप्तोत्तर काल के उनको पढ़ते हैं और जो प्रमुख शासक है। देखो, पहला और मुख्य राजवंश हमारी नजर में आता है पुष्यभूति वंश। ये पुष्यभूति वंश हमारे इस गुप्तोत्तर काल में बहुत ही मुख्य है, क्योंकि इसका एक प्रमुख राजा है, जो प्रमुख शासक है वो है हर्षवर्धन। उसको हम इस पुष्यभूति वंश में पढ़ते हैं। तो देखो, ये जो पुष्यभूति वंश है इसके जो संस्थापक है वो पुष्यभूति है। पुष्यभूति वंश की जो स्थापना करी थी वो पुष्यभूति ने की। और इस पुष्यभूति वंश के जो प्रमुख शासक हमारे सामने निकल कर आते हैं वो है हर्षवर्धन, जिनका कार्यकाल 606 ईस्वी से 647 ईस्वी तक माना गया है। और ये हर्षवर्धन हमारी परीक्षा की दृष्टि से और हमारे इस गुप्तोत्तर काल में बहुत ही मुख्य है। क्यों मुख्य है उसके कारण हम समझेंगे। क्योंकि एक तो ये हर्षवर्धन इस पुष्यभूति वंश के सबसे प्रमुख शासक रहे, और दूसरा इन हर्षवर्धन के समय में बहुत ही बड़े बड़े विद्वान हमें देखने को मिलते हैं। और तीसरा, अपने एक चीनी यात्री का नाम सुना होगा, वेन सॉन्ग। तो मैं आपको ये कह रहा था कि ये जो हमारे लिए हर्षवर्धन जी है गुप्तोत्तर काल में बहुत मुख्य है परीक्षा की दृष्टि से। चलिए शुरुआत करते हैं। देखो, पुष्यभूति वंश के जो संस्थापक थे वो पुष्यभूति थे और पुष्यभूति वंश के जो प्रमुख शासक थे वो थे हर्षवर्धन। अब ये जो हर्षवर्धन थे, इन हर्षवर्धन के बारे में पढ़ना चाह रहे हैं। ये जो हर्षवर्धन थे इन्होंने अपनी राजधानी, जो इनकी राजधानी थी थानेश्वर, शुरुआत में देखो जो पुष्यभूति वंश था उसकी दो राजधानी हुआ करती थी, एक थानेसर और दूसरा कन्नौज। जो हर्षवर्धन थे, ये हम यहाँ से हर्षवर्धन के बारे में पढ़ रहे हैं। जो हर्षवर्धन थे उन्होंने कन्नौज पर कब्जा कर लिया था और अपनी राजधानी थानेसर से कन्नौज भी स्थापित की। तो प्रारंभिक राजधानी जो पुष्यभूति वंश था उसकी प्रारंभिक राजधानी थानेसर थी और उसकी दूसरी राजधानी कन्नौज थी। और फ्रेंड्स, ये जो हर्षवर्धन था, इस हर्षवर्धन का साम्राज्य हमें पंजाब से बिहार तक देखने को मिलता है। इसको हम कह देते हैं उत्तर भारत के बहुत बड़े हिस्से में जो हर्षवर्धन था उसने शासन किया। और इस हर्षवर्धन के जो मुख्य दरबारी विद्वान हमारे सामने हैं उनमें पहले विद्वान है बाण भट्ट। इन बाण भट्ट ने हर्षचरित और कादम्बरी नामक पुस्तकों की रचना की। आपसे डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाता है कि बाण भट्ट ने कौन सी रचना की, तो हर्षचरित और कादम्बरी बाण भट्ट ने लिखा। उसके बाद जो हर्षवर्धन थे उनके दूसरे दरबारी विद्वान थे मातंग। इस मातंग ने एक बहुत ही प्रमुख पुस्तक लिखी जिसका नाम था नागानंद। और तीसरे दरबारी विद्वान है हर्षवर्धन के समय के, वो है मयूर भट्ट। इस मयूर भट्ट की जो रचना है वो है सूर्य शतक। सूर्य शतक। और फ्रेंड्स, इतना ही नहीं, ये जो हर्षवर्धन था, ये हर्षवर्धन भी अपने आप में रचनाकार था, लेखक था, नाटककार था। इसने भी 3 तरह के नाटक लिखे या रचनाएं लिखी। हर्षवर्धन ने स्वयं भी 3 नाटक लिखे। कौन कौन से लिखे? एक तो लिखा रत्नावली, दूसरा लिखा प्रियदर्शिका और तीसरा लिखा नागानंद। फ्रेंड्स, ये हमारे लिए बहुत ही मुख्य प्रश्न है। डायरेक्ट परीक्षा में हमें विकल्प दे दिए जाते हैं कि बताइए हर्षवर्धन की निम्नलिखित में से कौन सी रचना नहीं है। ये 3 विकल्पों में एक विकल्प आपको और दे दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा बताइए कौन सी रचना हर्षवर्धन की नहीं है। तो आपको ये तीनों का नाम याद रखना होगा, रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागानंद।
ये तीनों ही जो हर्षवर्धन है उनकी रचनाएं हैं। बताइए फ्रेंड्स, यहां तक किसी को समस्या है क्या समझने में? यहां तक तो किसी को समस्या नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, हर्षवर्धन के बारे में थोड़ा सा और गहराई में समझते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, हम पढ़ रहे हैं पुष्यभूति वंश, और पुष्यभूति वंश के जो प्रमुख शासक हैं वो है हर्षवर्धन। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको और थोड़ी सी डिटेल देना चाहता हूं। जो हर्षवर्धन है, देखो मैं आपको बता रहा था, हर्षवर्धन के समय 629 ईस्वी में एक चीनी यात्री थे जिनका नाम था वेन स्वांग। ये वेन सांग हर्षवर्धन के समय भारत में आया। हमारी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही मुख्य है। ये समझ लीजिए कि अगर हर्षवर्धन की बात हो और उसमें वेन स्वांग का जिक्र ना हो, ये जो वेन सांग है इसका चर्चा ना हो इसकी, ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने आपको बताया था, जो हमने पिछला काल पढ़ा था, गुप्त काल, उसके एक प्रमुख शासक हुए हैं चंद्रगुप्त द्वितीय। तो उनके समय में भी एक चीनी यात्री आया था। बताइए वो चीनी यात्री कौन था? वो चीनी यात्री था फाहयान। और उस फाहयान ने अपनी एक पुस्तक लिखी जिसमें उसने मौर्यकालीन समय को, जो हमारे भारत का मौर्य काल था, उस समय को कहा कि ये देवकीकृत काल है। तो एक चीनी यात्री चंद्रगुप्त द्वितीय के समय आया गुप्त काल में, जिसका नाम था फाहयान। और ये दूसरा चीनी यात्री है जो गुप्तोत्तर काल में आया और हर्षवर्धन के काल में आया, इसका नाम है वेन सांग। और इस वेन सांग का दूसरा नाम है युआन च्वांग, क्योंकि ये चाइनीज नाम है। देखो इसके नाम भी ऐसे है, युआन च्वान, युआन च्वांग। तो ये इस वेन सांग का दूसरा नाम है युआन च्वांग। और इसे प्राचीन यात्रियों ने, यानी कि ये जो वेन सांग था या जिसका दूसरा नाम था युआन च्वांग, इसको प्राचीन यात्रियों का राजकुमार भी कहा गया। और इस वेन सांग ने, अर्थात इस युआन च्वांग ने एक पुस्तक लिखी, उसका नाम लिख रखा गया सी यू की। तो फ्रेंड्स, हमारी परीक्षा की दृष्टि से ये मुख्य प्रश्न ये है कि बताइए जो दूसरा चीनी यात्री था वेन सांग, वो किसके समय भारत में आया था? तो वो हर्षवर्धन के समय भारत आया, गुप्तोत्तर काल में। यहीं से हमारा दूसरा प्रश्न बनेगा कि जो वेन सांग है चीनी यात्री, उसका दूसरा नाम बताइए। उसका दूसरा नाम था युआन च्वांग। यहीं से हमारा तीसरा प्रश्न बन जाएगा, किस चीनी यात्री को प्राचीन यात्रियों का राजकुमार कहा गया? तो वेन सांग अर्थात युआन च्वांग। और एक और प्रश्न हमारा यहां से बन जाएगा कि जो दूसरा चीनी यात्री था जो हर्षवर्धन के समय गुप्तोत्तर काल में हमारे भारत में आया, उसकी रचना कौन सी है? तो उसकी रचना है सी यू की। तो फ्रेंड्स, ये चीनी यात्री हमारी परीक्षा की दृष्टि से बहुत मुख्य है, क्योंकि जो पहला चीनी यात्री है फाहयान, उसमें यूपीएससी तक की परीक्षा में उससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो फाहयान आया था गुप्त काल में और चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में आया। और ये जो वेन सांग है ये आया गुप्तोत्तर काल में, और ये हर्षवर्धन के काल में आया। इसके बारे में आपको, ये बहुत जरूरी फैक्ट है जो आपको याद रखना होगा, आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही मुख्य है। आगे बढ़ते हैं। देखो जो हर्षवर्धन था उसने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया था। हर्षवर्धन ने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया था। और हर्षवर्धन का एक एक मतलब आदत थी, या उसका एक जीवन का एक पैटर्न बन चुका था कि हर्षवर्धन क्या करता था। हर्षवर्धन प्रति 5वें वर्ष प्रयागराज में एक धार्मिक सम्मेलन का आयोजन करता था। धार्मिक सम्मेलन का आयोजन करता था, और इस धार्मिक सम्मेलन को महामोक्ष परिषद कहा जाता था। तो आपसे प्रश्न बन जाएगा कि बताइए हर्षवर्धन जो 5वें वर्ष एक धार्मिक सम्मेलन का आयोजन करता था प्रयागराज में, उसको क्या कहा जाता था? महामोक्ष। एक प्रश्न ये भी बन जाएगा कि कौन सा राजा गुप्तोत्तर काल का हुआ जो हर 5वें वर्ष धार्मिक सम्मेलन का आयोजन करता था? तो हर्षवर्धन था। कहाँ करता था? प्रयागराज में करता था। तो फ्रेंड्स, ये हर्षवर्धन हमारी परीक्षा की दृष्टि से गुप्तोत्तर काल में बहुत ही मुख्य है। हमें इसके बारे में जितनी फैक्ट्स हैं वो सब याद रखने होंगे। हर्षवर्धन प्रति 5 वर्ष प्रयागराज में एक धार्मिक सम्मेलन का आयोजन करता था जिसे महामोक्ष परिषद कहा जाता था। और फ्रेंड्स, जब वर्धन वंश की समाप्ति हुई, इस वर्धन वंश के समाप्ति के पश्चात जो कन्नौज है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो हर्षवर्धन है उसने अपनी राजधानी कन्नौज स्थापित की, उसने कन्नौज पर कब्जा स्थापित कर लिया था। लेकिन वर्धन वंश की समाप्ति के पश्चात कन्नौज को लेकर जो 3 शक्तियां हुई उनमें आपस में संघर्ष शुरू हो गया, आपस में लड़ाई झगड़े शुरू हो गए कन्नौज को लेकर। तो वो कौन कौन सी 3 शक्तियां थी जिनमें आपस में झगड़े शुरू हुए कन्नौज को लेकर? तो वो शक्ति हमारे सामने है। पहली शक्ति है पाल, ये पाल वंश है। दूसरा प्रतिहार, इस प्रतिहार को गुर्जर प्रतिहार भी कहा जाता है। और तीसरा है राष्ट्रकूट। इन तीनों शक्तियों में जो कन्नौज है उसको लेकर संघर्ष शुरू हो गया। और भी 2-3 छोटे मोटे हमें इसमें वंश देखने को मिलते हैं।
तो वर्धन वंश की समाप्ति के पश्चात इन तीनों शक्तियों में संघर्ष शुरू हुआ। और अगर आपसे मैं कहूं, ये जो पाल है, इसके प्रमुख शासक थे गोपाल, और ये जो प्रतिहार या गुर्जर प्रतिहार है, इसके जो संस्थापक थे वो थे नाग भट्ट प्रथम। नाग भट्ट प्रथम। और ये जो राष्ट्रकूट है, इस राष्ट्रकूट के जो शासक हुए हैं वो हुए हैं दंती दुर्ण। दंती दुर्ण ये राष्ट्रकूट के शासक हुए हैं या स्थापक हुए, संस्थापक हुए हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको यह समझाया कि जो वर्धन वंश है उसकी समाप्ति के पश्चात कन्नौज को लेकर तीन शक्तियों के मध्य संघर्ष शुरू होने लगा था। वो तीन शक्तियां कौन कौन सी थी? वो तीन शक्तियां थी पाल, प्रतिहार, गुर्जर और राष्ट्रकूट। जो पाल वंश है उसके प्रमुख शासक गोपाल, और जो प्रतिहार या गुर्जर प्रतिहार है उसके संस्थापक नाग भट्ट प्रथम थे, और जो राष्ट्रकूट है उसके जो संस्थापक थे वो थे दंती दुर्ण। और फ्रेंड्स, बात यहीं पर नहीं समाप्त होती। अभी ये जो दंती दुर्ण है, याद करो हमने शैव धर्म पढ़ा था, आपको याद है कि नहीं है? तो ये जो राष्ट्रकूट शासक हुआ दंती दुर्ण, ये जो दंती दुर्ण ये जो राष्ट्रकूट हुआ, एक सेकेंड फ्रेंड्स, मैं इसको थोड़ा सा मिटा देता हूं, शायद आप इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं। देखो, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं, हमने पढ़ा था शैव धर्म, और उस शैव धर्म में मैंने बताया था कि जो एलोरा की गुफाएं हैं उसमें कैलाश मंदिर का निर्माण हुआ है, जो कि शैव धर्म से संबंधित है। तो वो एलोरा की गुफाओं में जो शैव धर्म से संबंधित कैलाश मंदिर है, उसका निर्माण किसने करवाया? तो इस राष्ट्रकूट वंश का एक शासक हुआ जिसका नाम था कृष्ण प्रथम। मैं यहाँ पर पेन चेंज करके लिख देता हूं ताकि आपको समझने में समस्या ना हो। तो एक राष्ट्रकूट वंश का एक शासक हुआ जिसका नाम था कृष्ण प्रथम। तो इस कृष्ण प्रथम ने जो एलोरा की गुफाएं हैं, एलोरा की गुफाओं में इसने कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था। कैलाश मंदिर का निर्माण। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि बताइए, जो एलोरा की गुफा में कैलाश मंदिर है उसका निर्माण किसने कराया? तो उसका निर्माण कराया कृष्ण प्रथम ने। और ये कृष्ण प्रथम कौन से वंश का राजा था? ये राष्ट्रकूट वंश का राजा था। तो फ्रेंड्स, ये जो मैंने आपको बताया, कन्नौज को लेकर तीन शक्तियों में संघर्ष होने लगा। तो इस त्रिकोणात्मक संघर्ष के कारण तीनों शक्तियों की जो स्थिति वो बहुत खराब हो गई, जिसके कारण भारत में अनेक छोटे छोटे राज्य स्थापित हुए। भाई, आपने सुना होगा, जब आप आपस में लड़ोगे तो क्या होगा? आपकी खुद की शक्ति भी क्षीण होगी, और फिर जो पड़ोसी है वो आपका फायदा उठा सकता है। हमने बचपन में कहानी सुनी थी दो बिल्ली और बंदर की। दो बिल्लियां आपस में लड़ रही हैं रोटी के लिए, बंटवारे के लिए। एक बंदर आता है, वो बोलता है कि मैं करता हूं आपका बंटवारा, और बंटवारे के नाम पर उनके पास एक तराजू है। ये एक तराजू है, और इस तराजू को लेकर बंदर बैठा हुआ है। ये तराजू है, इस बंदर के हाथ में ये है, और ये बंदर ने कुछ यहाँ पर रोटी रखी, कुछ रोटी यहाँ पर रखी। तो जिधर रोटी ज्यादा हो जाती थी, बंदर बराबर करने के लिए उस रोटी को तोड़ता था, खा लेता था। इधर की रोटी खा ली, फिर इधर ज्यादा हो गई, इधर की खा ली, इधर ज्यादा हो गई, ऐसे कर करके उसने, बंदर ने सारी रोटी खा ली। तो इसको कहते हैं, अगर तुम आपस में लड़ोगे तो कोई तीसरा तो फायदा उठाएगा ही। जैसे कि बंदर ने उन दो बिल्लियों का फायदा उठाया। वो दो बिल्ली आपस में लड़ रही थी, हमने बचपन में सुना था। तो ऐसे ही हुआ। ये जो वर्धन वंश था, जब इसकी समाप्ति हुई, इसके पश्चात जो छोटे मोटे राजा थे, जैसे कि हमने देखा पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट, ये इनमें आपस में त्रिकोणात्मक संघर्ष हुआ कन्नौज को लेकर। और त्रिकोणात्मक संघर्ष के कारण जो तीनों की शक्तियां थी वो बहुत खराब हो गई, और उसका परिणाम ये हुआ कि भारत अनेक छोटे छोटे राज्यों में स्थापित हो गया। वो कौन से छोटे छोटे राज्य थे? चलिए उनकी बात कर लेते हैं। तो देखो, वो छोटे छोटे राज्यों की अगर मैं बात करूं कि भारत में कौन कौन से छोटे छोटे राज्य पनप कर हमारे सामने आए, तो उत्तर भारत के कुछ राज्य फेमस थे उस समय, और दक्षिण भारत के कुछ वंश हमारे सामने निकल कर आए। तो देखो, ये जो छोटे छोटे राज्यों में हमारा देश विभाजित हुआ, तो उसको दो भागों में बांटा। एक तो उत्तर भारत में बांट दिया, और दूसरा दक्षिण भारत में। बात करते हैं उत्तर भारत की, और इधर हम बात करेंगे दक्षिण भारत की। तो जो हमारा उत्तर भारत है, इस उत्तर भारत में जो पहला वंश हमारे सामने उभर कर आया छोटे छोटे राज्यों के रूप में, वो पहला वंश है प्रतिहार या गुर्जर प्रतिहार वंश। तो
इस उत्तर भारत की हम बात कर रहे हैं। जो पहला वंश हमारे सामने निकल कर आया है वो है प्रतिहार या गुर्जर प्रतिहार वंश। उसी प्रकार जो दूसरा वंश हमारे सामने निकल कर आया वो था चौहान वंश। उत्तर भारत की बात कर रहे हैं हम। तीसरा वंश हमारे सामने निकल कर आता है चंदेल वंश। और चौथा हमारे सामने निकल कर आता है गहड़वाल वंश, जिसको गढ़वाल कहते हैं, गहड़वाल वंश। एक सेकंड फ्रेंड्स, मैं इसको मिटा के दोबारा लिख देता हूं। गहड़वाल वंश अर्थात गढ़वाल जिसको होता है ना, गढ़वाल, ये हमारे सामने निकल कर आया बाहर। और एक पांचवा वंश निकल कर आया जिसको बोलते हैं परमाल वंश। इस परमाल वंश को परमार भी कहा गया। और एक छठा और उत्तर भारत में जो वंश निकल कर हमारे सामने आया वो था सेन वंश। तो फ्रेंड्स, जो कन्नौज को लेकर जो त्रिकोणात्मक संघर्ष हमें देखने को मिला बाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट के बीच में, उसका परिणाम ये हुआ कि छोटे छोटे राज्यों बनकर हमारे सामने आए। जैसे कि उत्तर भारत में ये 6 राज्य मुख्यतः, ये 6 वंश हमारे सामने निकलकर सामने आए। और उसी तरह से दक्षिण भारत की बात करें तो दक्षिण भारत में भी हमारे सामने कुछ वंश निकलकर सामने आए। जैसे कि पहला वंश हमारे सामने आया यादव वंश। और दूसरा वंश हमारे सामने निकल कर आया काकतीय वंश। और तीसरा वंश एक और हमारे सामने निकल कर आया जिसका नाम है चोल वंश। और एक चौथा वंश हमारे सामने निकल कर आया जिसका नाम है होयसल। तो फ्रेंड्स, गुप्तोत्तर काल में जो वर्धन वंश था उसकी समाप्ति के बाद 3 शक्तियों में संघर्ष देखने को मिला। वो तीन शक्तियां कौन कौन सी? पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट। तो जब इन तीनों में संघर्ष हुआ तो उसका परिणाम ये हुआ कि ये तीनों भी कमजोर हुए। और जब तीनों कमजोर हुए तो और छोटे मोटे हमने वंश देखे जो हमारे सामने उभर कर आए। जैसे कि पहला वंश उत्तर भारत, दूसरा भारत दक्षिण भारत। और दोनों में ही हमें देखने को मिलते हैं कुछ वंश। उत्तर भारत में ये आपके सामने है और दक्षिण भारत में ये आपके सामने है। तो फ्रेंड्स, ये हमने आपको छोटी मोटी जानकारी दी जो गुप्तोत्तर काल से संबंधित थी। हालांकि गुप्तोत्तर काल में जो हमारी मुख्य बातें थी वो हमने समझ ली है। मुख्य हमारे लिए था जो वर्धन वंश है, हर्षवर्धन, उसके बारे में हमने जानकारी ले ली है। अब बात करते हैं गुप्तोत्तर काल में जो विदेशी आक्रमण हुए हैं वो कौन कौन से हुए हैं। देखो, पहला आक्रमण हूणों ने किया और उसका जो प्रमुख राजा था वो तोरणमाल और मिहिरकुल था। ये हमने कल भी बात करी थी। हूणों ने गुप्तों के काल में भी आक्रमण किया, गुप्त काल में और गुप्तोत्तर काल में भी किया। और जो प्रमुख राजा हुआ करते थे उनके समय वो तोरणमाल और मिहिरकुल। और हूणों ने गुप्त साम्राज्य को कमजोर किया, हम अच्छे से जानते हैं, ये बात हमने कल भी समझ ली थी। अब बात करते हैं गुप्तोत्तर काल में सांस्कृतिक व शैक्षिक विकास की। तो देखो, संस्कृत साहित्य का उत्कर्ष हुआ। गुप्तोत्तर काल में संस्कृत साहित्य का उत्कर्ष हुआ, बौद्ध धर्म का विकास हुआ और नालंदा और वल्लभी विश्वविद्यालय शिक्षा के केंद्र बने। हम जानते हैं कि जो नालंदा विश्वविद्यालय था वो बौद्ध धर्म से संबंधित था, बौद्धों का केंद्र माना जाता था। उसी प्रकार एक और विश्वविद्यालय गुप्तोत्तर काल में नालंदा विश्वविद्यालय के समान उभर कर सामने आया जिसका नाम था वल्लभी विश्वविद्यालय। ये भी एक शिक्षा का केंद्र गुप्तोत्तर काल में उभर कर सामने निकला। तो फ्रेंड्स, बात करते हैं गुप्तोत्तर काल के महत्व की। तो गुप्तोत्तर काल का महत्व देखो, राजनीतिक रूप से तो कमजोर रहा लेकिन सांस्कृतिक रूप से उन्नत रहा। उसी प्रकार कला, स्थापत्य और साहित्य की अनोखी झलक हमें गुप्तोत्तर काल में भी देखने को मिलती है। जैसे कि जो हर्षवर्धन थे वो खुद नाटककार थे और भी उनके सामने के जो दरबारी विद्वान थे वो। तो साहित्य के क्षेत्र में गुप्तोत्तर काल का बहुत बड़ा योगदान है। तो फ्रेंड्स, ये हमारा गुप्तोत्तर काल और इसके मुख्य जो शासक थे वो हर्षवर्धन थे। उनके बारे में हमने जानकारी ले ली है। आपका प्रश्न यहाँ से बन जाएगा, इसके अलावा कहीं और से प्रश्न नहीं बनने वाला। देखो, अब हम चलते हैं हमारे गुप्तोत्तर काल से संबंधित 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों की ओर। तो बात करते हैं पहला प्रश्न हमारे सामने कौन सा है। तो पहला प्रश्न आपके सामने ये रहा, गुप्तोत्तर काल कब प्रारंभ हुआ? तो बताइए, गुप्तोत्तर काल कब प्रारंभ हुआ? जब हमारा गुप्त वंश का अंत हुआ। वो कब हुआ? 550 में। तो तुरंत 550 में गुप्त काल का अंत हुआ और गुप्तोत्तर काल का आरंभ हुआ। तो गुप्तोत्तर काल का आरंभ माना जाता है 550 ईस्वी से। चलिए प्रश्न नंबर 2 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 2 में हमसे कहा गया है गुप्त साम्राज्य के पतन का प्रमुख कारण क्या था? तो बताइए, प्रमुख कारण क्या था गुप्त काल के
पतन का प्रमुख कारण था हूणों का आक्रमण। प्रश्न नंबर 3 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 3 में हमसे पूछा गया है हर्षवर्धन किस वंश से संबंधित था? बताइए किस वंश से संबंधित था हर्षवर्धन? पुष्यभूति वंश से संबंधित था, जो कि गुप्तोत्तर काल का एक प्रमुख वंश रहा और इस वंश में जो प्रमुख शासक रहा वो रहा हर्षवर्धन, जिसके बारे में मैंने आपको डिटेल में जानकारी दी। अब देखो चौथा प्रश्न हमसे कहा गया है हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी? तो बताइए हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी? प्रश्न नंबर 4 में देखो उसकी 2 राजधानी थी, मैंने आपको बताया, एक थानेसर थी और दूसरी कन्नौज, तो ऑप्शन नंबर सी। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 5 में। प्रश्न नंबर 5 में हर्षचरित के लेखक कौन थे? एक पुस्तक लिखी गई जिसका नाम था हर्षचरित, तो ये किसने लिखी? देखो ये लिखी बाण भट्ट ने। बाण भट्ट ने हर्षचरित नामक पुस्तक लिखी। प्रश्न नंबर 6 में हमसे कहा गया है हर्षवर्धन ने कौन से नाटक लिखे? तो बताइए हर्षवर्धन ने कौन से नाटक लिखे? देखो हर्षवर्धन ने लिखे रत्नावली, नागानंद और प्रियदर्शिका। मैंने आपसे कहा था कि ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न आपसे किसी ना किसी तरीके से बन जाएगा। आपको 4 ऑप्शन दे देगा, रत्नावली ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी नागानंद, ऑप्शन नंबर सी प्रियदर्शिका और ऑप्शन नंबर डी बोल देगा कादम्बरी। और बताइए कि हर्षवर्धन ने कौन सी पुस्तक नहीं लिखी या कौन सा नाटक नहीं लिखा। तो ये जो हर्षवर्धन की रचनाएं हैं ये हमारी परीक्षा की दृष्टि से मुख्य हैं, आपको याद करना ही होगा। चलिए प्रश्न नंबर 7 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 7 में हमसे पूछा गया है कि जो वल्लभी विश्वविद्यालय है किस वंश ने विकसित किया? देखो मैंने बताया जो वल्लभी विश्वविद्यालय था ये गुप्तोत्तर काल में शिक्षा का केंद्र बना और बिल्कुल वैसा ही शिक्षा का केंद्र बना जैसे कि नालंदा विश्वविद्यालय था। तो ये वल्लभी विश्वविद्यालय किसके काल में बना? तो एक किसके वंश में बना? एक वंश हुए करते थे मित्रक। मित्रक वंश में ये वल्लभी विश्वविद्यालय का हमें जो विकराल रूप है वो सामने आया हमारे। तो कौन सा वंश था? मित्रक। मित्रक के काल में वल्लभी विश्वविद्यालय उभर कर सामने आया। प्रश्न नंबर 8 में हमसे कहा गया है कि पल्लवों की राजधानी, तो पल्लवों की राजधानी थी कांचीपुरम, ऑप्शन नंबर ए। देखो प्रश्न सॉल्व करने का यही फायदा है, अगर हम कोई चीज नोट्स में नहीं कवर कर पाते हैं तो वो प्रश्नों के माध्यम से पूरी हो जाती है, उस प्रकार हमारी एक कंप्लीट तैयारी हो जाती है। देखो प्रश्न नंबर 9 में हमसे पूछा गया है कि महाबलीपुरम को का शोर मंदिर किसने बनवाया? एक महाबलीपुरम उसका शोर मंदिर किसने बनवाया? तो बताइए किसने बनवाया? तो ये बनवाया पल्लवों ने, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 10 की ओर चलते हैं। हूणों का प्रमुख शासक कौन था? तो बताइए, मैंने अभी आपको बताया जो हूणों ने आक्रमण किया उनका प्रमुख शासक था तोर माण, ऑप्शन नंबर ए। जो प्रश्न नंबर 10 है उसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए तोर माण। जब हूणों ने आक्रमण किया भारत पर तो प्रमुख उनका शासन हुआ करता था तोर माण। प्रश्न नंबर 11 की ओर चलते हैं। 11 में हमसे पूछा है हूणों ने किस क्षेत्र पर आक्रमण किया? तो बताइए क्वेश्चन नंबर 11 में हमसे पूछा है हूणों ने किस क्षेत्र पर आक्रमण किया? तो देखो हमें यह पता है कि हूणों ने गुप्तोत्तर काल में आक्रमण किया और गुप्तों के काल में आक्रमण किया। और मैंने आपको बताया था जो गुप्तोत्तर काल था उसका जो प्रमुख साम्राज्य था वो कहां से कहां तक था? वो पंजाब से लेकर बिहार तक था। तो हमने ये भी कहा कि गुप्तों के काल में आक्रमण हुआ तो भाई जहां जहां इनका साम्राज्य था वहीं तो हुआ होगा। तो देखो पंजाब कहां पर आपको नजर आ रहा है? ऑप्शन नंबर ए पंजाब और मालवा। हूणों ने पंजाब और मालवा के क्षेत्र पर आक्रमण किया था। चलिए प्रश्न नंबर 12 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 12 हमसे पूछता है वल्लभी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? बताइए वल्लभी विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये वल्लभी विश्वविद्यालय गुजरात में स्थित है, जो कि गुप्तोत्तर काल में एक प्रमुख शिक्षा केंद्र बनकर हमारे सामने उभर कर सामने आया। चलिए प्रश्न नंबर 13 की ओर चलते हैं। देखो प्रश्न 13 में हमसे कहा गया है जो नागानंद नाटक है उसके रचयिता कौन है? तो नागानंद नाटक के रचयिता कौन है बताइए? नागानंद जो नाटक है उसके रचयिता है हर्षवर्धन। देखो फिर से हर्षवर्धन की एक और रचना हमारे सामने आई क्वेश्चन नंबर 14 में। प्रियदर्शिका किसकी रचना है? तो प्रियदर्शिका भी हर्षवर्धन की रचना है। बताइए किसी को इसमें दिक्कत है क्या? प्रश्न नंबर 15 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 15 में हमसे पूछा गया है चालुक्य वंश की राजधानी क्या थी? तो बताइए चालुक्य वंश की राजधानी क्या थी? एक चालुक्य वंश हुआ उसकी राजधानी थी बादामी। प्रश्न नंबर 16 में चलते हैं। प्रश्न नंबर 16 में हमसे पूछा गया है पुलकेशिन द्वितीय किस वंश का शासक था? पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य वंश का शासक था, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 17 में हमसे पूछा गया है बाण भट्ट ने कौन कौन से ग्रंथ लिखे? तो बताइए जो बाण भट्ट था उसने कौन कौन से लिखे? तो देखो बाण भट्ट ने हर्षचरित लिखा और कादम्बरी लिखी, ऑप्शन नंबर ए। बाण भट्ट ने हर्षचरित लिखा और कादम्बरी लिखी, तो ऑप्शन नंबर ए। चलिए प्रश्न नंबर 18 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 18 में हमसे पूछा गया है
देखो जिस प्रश्न की मैं आपसे बात कर रहा था, शायद वही प्रश्न आपको बनाकर दे दिया गया है। हाँ, ये तो अलग प्रश्न है। हर्षवर्धन का दरबारी कवि कौन था? ऐसे भी आपसे प्रश्न बन सकता है। तो बताइए हर्षवर्धन का जो दरबारी कवि था वो कौन था? देखो ये कालिदास जी तो हमने कल पढ़े हैं, ये चंद्रगुप्त द्वितीय के काल के थे। तो बाण भट्ट जिन्होंने हर्ष चरित लिखा और जिन्होंने कादम्बरी लिखी, तो हर्षवर्धन का दरबारी कवि बाण भट्ट। चलिए प्रश्न नंबर 19 में हमसे पूछा है पल्लव कला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण कहाँ पर देखने को मिलता है? तो बताइए पल्लव जो कला है उसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण कहाँ देखने को मिलता है? उसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण देखने को मिलता है महाबलीपुरम में, जहाँ का शोर मंदिर बहुत ही प्रचलित है। चलिए प्रश्न नंबर 20 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 20 में कहा हूणों का विनाश किसने किया? तो हूणों का विनाश किसने किया? हमने कल भी पढ़ा था गुप्तोत्तर काल में। गुप्त काल का एक राजा हुआ था जिसका नाम था यशोधर्मन। उस यशोधर्मन ने जो हूणों के राजा हुए उन्होंने इन यशोधर्मन ने कई राजाओं को पराजित किया, तो हूणों का विनाश करने वाले कहलाए यशोधर्मन। गुप्त काल से संबंधित थे, लेकिन हूणों ने गुप्तोत्तर काल में भी आक्रमण किया, इसलिए मैंने कहा सोचा कि आपको ये प्रश्न भी यहाँ पर दोबारा बता देना चाहिए। चलो प्रश्न नंबर 21 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 21 में हमसे कहा हूणों के राजा मिहिर कुल का संबंध किस धर्म से था? तो बताइए जो हूणों के राजा था मिहिर कुल, उनका देखो जो हूणों के राजा था मिहिर कुल, इनका संबंध भी शैव धर्म से माना गया। तो ये शैव धर्मी हुआ करते थे जो हूण थे। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 22 की ओर। प्रश्न नंबर 22 में हमसे पूछा गया है कि गुप्तोत्तर काल में बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र क्या था? तो बताइए क्या था? इसको बताना पड़ेगा क्या? ये तो बहुत ही फेमस हमारे सामने है। ये जो आधुनिक बिहार है, उस बिहार में है नालंदा, जो लगभग जो पटना है वहां से 90 से 100 किलोमीटर की दूरी पर है। तो गुप्तोत्तर काल में बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र नालंदा विश्वविद्यालय था, जो कि बौद्धों का केंद्र हुआ करता था। और मैंने आपको बार बार बताया, इस पर कई बार टारगेटेड आक्रमण किया गया। और जैसे कि मैंने कल भी बताया था, 11वीं शताब्दी में एक मध्यकाल के भारत में बात करेंगे तो वहां पर आक्रमण किया गया, इसमें आग लगा दी गई और कई महीनों तक इसमें आग लगती रही। उससे पहले भी कई बार आक्रमण हुए नालंदा विश्वविद्यालय पर। तो फिलहाल हमसे पूछा है कि गुप्तोत्तर काल में बौद्धों का प्रमुख केंद्र क्या था? वो था नालंदा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 23, वल्लभी विश्वविद्यालय की तुलना किससे की जाती है? तो बताइए किससे की जाती है वल्लभी विश्वविद्यालय की तुलना? तो वो की जाती है नालंदा विश्वविद्यालय से। बहुत ही प्रमुख प्रश्न है आपके लिए। नालंदा विश्वविद्यालय के समान ही था वल्लभी विश्वविद्यालय, जो कि गुजरात में था। बहुत ही प्रमुख शिक्षा का केंद्र उभर कर सामने आया। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 24। प्रश्न नंबर 24 में हमसे कहा है हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद कौन सा वंश उभरा? तो बताइए हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद कौन सा वंश उभरा? तो मैंने आपको बताया था पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट। तो देखो इसमें से हमें कौन सा नजर आ रहा है? प्रतिहार। मैंने आपको कहा था हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद मुख्यतः 3 जो शक्तियां थी उनमें संघर्ष देखने को मिला। कौन कौन सी शक्तियां थी वो? एक तो पाल और एक प्रतिहार, इस प्रतिहार को हमने गुर्जर प्रतिहार भी कह सकते हैं, और एक थे राष्ट्रकूट। ये 3 शक्तियां थी जिनमें आपस में संघर्ष देखने को मिला। तो यहां से हमें ऑप्शन में क्या नजर आ रहा है? प्रतिहार। इस प्रतिहार को हम गुर्जर प्रतिहार भी कहते हैं, गुर्जर प्रतिहार। और मैंने आपको बताया था ये जो राष्ट्रकूट है, इस राष्ट्रकूट वंश के एक शासक हुए जिनका नाम था कृष्ण प्रथम। तो इस कृष्ण प्रथम ने जो एलोरा की गुफाएं हैं वहां पर जो कैलाश मंदिर है शैव धर्म से संबंधित, उसका निर्माण इसके काल में हुआ, कृष्ण प्रथम के। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 25 की ओर। प्रश्न नंबर 25 में हमसे पूछा गया है हर्ष के जीवन का वर्णन किसने किया? तो बताइए हर्ष चरित किसने लिखा? बाणभट्ट ने लिखा और इसने कादम्बरी लिखी। तो हर्ष के जीवन का वर्णन किसने किया? बाणभट्ट ने किया। ऐसे भी आपसे प्रश्न बन सकता है। चलिए प्रश्न नंबर 26 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 26 में हमसे पूछा गया है गुप्तोत्तर काल में किसने चीनी यात्री ह्वेन सांग को आमंत्रित किया? तो बताइए किसने किया था ह्वेन सांग को आमंत्रित? किसके काल में आया था ये ह्वेन सांग? इनडायरेक्टली यही पूछा गया है। तो ये हर्षवर्धन के काल में आया था और इसका दूसरा नाम मैंने आपको बताया युआन चुआंग था। इसका दूसरा नाम युआन चुआंग, ये इसका दूसरा नाम था। और इसने सी यूकी नाम की एक दूसरी पुस्तक लिखी थी और इसको प्राचीन जो दूत आते थे या जो यात्री आते थे उनका राजकुमार कहा गया। बहुत ही मुख्य प्रश्न हुएन सांग को लेकर। और पिछली क्लास में हमने फाहियान देखा था जो चीनी यात्री हमारे देश में आया।
अगर कभी कभी आपसे ये प्रश्न बन जाए पहले कौन आया, तो पहले आया फाहियान, एक चीनी यात्री था। चंद्रगुप्त द्वितीय जो था गुप्त काल में, उसके काल में आया। और दूसरे नंबर पर आया हुएन स्वांग। या कभी कभी आपसे प्रश्न बन जाएगा वे कौन से दो यात्री हैं जो चीन से भारत में आए, तो पहला फाहियान है और दूसरा वेन स्वांग है। चलिए फ्रेंड्स, मुझे लगता है अब इन प्रश्नों को आप अच्छे से रट गए होंगे। देखो, प्रश्न नंबर 27 में हमसे कहा गया है कि ह्वेन सांग ने भारत में कितने वर्ष बिताए। बहुत ही मुख्य प्रश्न है। ऐसा नहीं कि वो 1-2 वर्ष के लिए आया था, वो पूरे पूरे 15 वर्ष बिता कर गया यहाँ भारत में। तो ह्वेन सांग ने भारत में 15 वर्ष बिताए। प्रश्न नंबर 28 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 28 में हमसे पूछा गया है गुप्तोत्तर काल का प्रमुख शिक्षा केंद्र कौन सा था। तो बताइए, जो गुप्तोत्तर काल था उसका प्रमुख शिक्षा केंद्र, बार बार ये प्रश्न किसी न किसी तरीके से रिपीट हो रहा है, तो वो था वल्लभी, जिसकी तुलना नालंदा विश्वविद्यालय से की जाती थी। बिल्कुल वैसे ही प्रमुख केंद्र था जैसे नालंदा विश्वविद्यालय हुआ करता था। तो ये गुप्तोत्तर काल से संबंधित है, वल्लभी विश्वविद्यालय या वल्लभी शिक्षा का प्रमुख केंद्र हुआ करता था। चलिए प्रश्न नंबर 29 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 29 में हमसे कहा गया है गुप्तोत्तर काल में किसने दक्षिण भारत में मंदिर स्थापत्य की नींव रखी। बहुत ही मुख्य प्रश्न है। और ये जो देखो, जो गुप्तोत्तर काल में किसने दक्षिण भारत में मंदिर स्थापत्य की नींव रखी थी, तो वो रखी थी पल्लव ने। एक पल्लव वंश हुए हैं, इन्होंने पहली बार दक्षिण भारत में मंदिर बनाने की जो कला थी, जो स्थापत्य था, उसका निर्माण शुरू किया था। तो इसलिए इसको बोला गया उत्तर भारत में, सॉरी दक्षिण भारत में मंदिर स्थापत्य की नींव रखने वाले शासक कौन थे? पल्लव थे। फ्रेंड्स, चलिए बढ़ते हैं अपने आज के अंतिम प्रश्न की ओर। और हमारा आज का अंतिम प्रश्न है प्रश्न नंबर 30। वो ये कहता है कि गुप्तोत्तर काल की कला का सबसे बड़ा गुण क्या था। तो बताइए, सबसे बड़ा गुण तुम्हें क्या नजर आता है? गुप्तोत्तर काल में सबसे बड़ा गुण हमें देखने को मिलता है मूर्तिकला और गुफा स्थापत्य का विकास। गुफा स्थापत्य मैंने आपको बताया, जो राष्ट्रकूट थे उसके एक शासक हुए कृष्ण प्रथम, जिसने एलोरा की गुफाओं में कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया या उसके समय हुआ। तो जो गुप्तोत्तर काल है, कला का सबसे बड़ा गुण गुप्तोत्तर काल में यह था कि मूर्तिकला और गुफा स्थापत्य का विकास हुआ। प्रश्न नंबर 30 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो फ्रेंड्स, ये गुप्तोत्तर काल का समापन होता है। और न सिर्फ गुप्तोत्तर काल का समापन होता है, बल्कि प्राचीन भारत के इतिहास का समापन होता है। तो आपके लिए खुशी की बात है कि आपने इतिहास का एक बहुत बड़ा भाग समाप्त कर लिया है। तो भारत का प्राचीन इतिहास ये आज हमने कंप्लीट कर लिया है। अब आपसे भारत के प्राचीन इतिहास में से चाहे जो प्रश्न बन जाए, चाहे कैसे भी बन जाए, अगर आपने अच्छे से क्लास की होगी तो अब आपसे ये प्रश्न बाहर नहीं जाने वाले हैं। और मुझे पूरा यकीन है कि आपने अच्छे से पढ़ाई की होगी, आप अपनी पढ़ाई को लेकर सिंसियर होंगे। अगर आपको समझने में कुछ दिक्कत है तो आप दोबारा देखिए। हमने हर क्लास में अपना पूरा बेस्ट दिया है, हर फैक्ट आपको प्रोवाइड किया है जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से मुख्य होगा। और प्रश्नों के माध्यम से आपको जो फैक्ट है उनको रटवाने की कोशिश की है, समझाने की कोशिश की है। क्योंकि देखो, ये कटु सत्य है प्राचीन भारत का इतिहास, इसमें फैक्ट बहुत है। इसमें इतने फैक्ट हैं कि मैंने बहुत कोशिश की है कि मैं आपको समझाता चलूं, और आपने अब तक समझ भी लिया होगा। प्राचीन भारत को इतिहास में समझाने के लिए बहुत कम होता है, क्योंकि फैक्चुअल जानकारी ज्यादा होती है। तो मेरी कोशिश यही रही कि मैं आपके सामने फैक्ट रखता चलूं और आपको समझाता चलूं, ताकि आपकी समझ भी बढ़े और जब एग्जाम में आपसे फैक्ट पूछा जाएगा आप उसका उत्तर आसानी से दे सकें। तो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपको इस खुशखबरी की आप सभी को बधाई, क्योंकि आपने निरंतरता के साथ ये इतिहास की क्लासेस की। प्राचीन भारत का इतिहास आज हमारा समाप्त होता है। तो चलिए फिर मिलते हैं मध्य भारत की क्लास में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रख लिए। और फ्रेंड्स, एक बात और आपसे बता देता हूं। देखो, हमारा जो इतिहास है प्राचीन भारत का वो समाप्त हो गया है, लेकिन एक प्रमुख काल है जो दक्षिण भारत में फैला हुआ था, जिसका नाम था संगम युग या संगम वंश भी इसको कहते हैं। तो आज मैंने सोचा कि हमारा प्राचीन भारत समाप्त हो रहा है, तो थोड़ी सी चर्चा इस संगम वंश की भी आपके सामने कर देनी चाहिए, क्योंकि इससे भी किसी न किसी तरीके से 2-4 प्रश्न या 1-2 प्रश्न हमारी नजरों में आ जाते हैं। तो देखो, ये जो हमारा प्राचीन भारत का इतिहास है, उस प्राचीन भारत के इतिहास का एक प्रमुख वंश हुआ है जिसका नाम है संगम वंश। ये संगम वंश जो हमारा अभी हम पढ़ रहे थे, मौर्य काल के समय से शुरुआत मानी जाती है, और गुप्तोत्तर काल तक ये दक्षिण भारत का संगम युग कहलाता है, संगम वंश कहलाता है दक्षिण भारत।
तो देखो इसके सामान्य से परिचय की बात करते हैं तो इसका युग दक्षिण भारत अर्थात तमिल क्षेत्र का प्राचीन साहित्यिक और सांस्कृतिक युग है। और इसका जो काल है देखो 600 ईसा पूर्व से तीसरी ईस्वी तक माना गया है। और इसका संगम का अर्थ होता है विद्वानों की सभा। संगम का क्या अर्थ होता है? विद्वानों की सभा। तो देखो जब संगम का अर्थ विद्वानों की सभा है तो विद्वानों की 3 सभाएं हुई इस संगम वंश में। जैसे कि हमने बौद्ध संगीति देखी, तीन बौद्ध संगीति हुई, उसी तरह जो संगम वंश है उसमें विद्वानों की 3 सभाएं हुई। तो वो 3 सभाएं कहाँ-कहाँ हुई? बस उसके बारे में जानकारी लेते हैं, हमारी परीक्षा की दृष्टि से मुख्य है। देखो प्रथम जो संगम सभा हुई वो हुई मदुरै में, किंतु साहित्य उपलब्ध नहीं है उसका। जो सभा हुई है उसके पास हमारे पास कोई साक्ष्य नहीं है। दूसरी सभा हुई है कपाटपुरम में, और ये आंशिक साहित्य हमारे पास है इसका भी पूरा साहित्य हमारे पास नहीं है। और जो तीसरी संगम सभा हुई है वो मदुरै में हुई। अधिकांश संगम साहित्य इसी से लिया गया है। जो हम संगम साहित्य पढ़ते हैं वो जो तीसरा संगम हुआ है मदुरै में, उसी से अधिकांश संगम साहित्य लिया गया है। तो फ्रेंड्स ये संगम वंश, इसके बारे में थोड़ी सी जनरल सी समझ में आपको देना चाहता हूँ। देखो ये हमारे लिए मुख्य प्रश्न है, यहीं से हमारा कोई प्रश्न बन जाएगा कि जो संगम वंश है उसकी 3 संगम सभाएं कहाँ-कहाँ हुई। तो पहली सभा मदुरै में हुई, दूसरी कपाटपुरम में और तीसरी भी मदुरै में हुई। जो पहली सभा हुई उसका साहित्य हमारे पास उपलब्ध नहीं है। जो दूसरी हुई उसका साहित्य है लेकिन बहुत कम है। और जो तीसरी हुई है वो बहुत मुख्य हुई है क्योंकि अधिकतर साहित्य जो हम पढ़ते हैं संगम वंश का वो इसी सभा में लिखा गया। थोड़ी सी और जानकारी जुटाते हैं संगम वंश से संबंधित। देखो प्रमुख वंश आपके सामने है संगम वंश के। पहले जो प्रमुख वंश है चेर वंश है, इनकी राजधानी वंजी कहलाई, प्रमुख बंदरगाह इनका मुजीरिस, और रोमन साम्राज्य से इनका व्यापार होता था। और जो चेर शासक थे वो थे शेन गुट्टवुन। उसी तरह चोल वंश दूसरे वंश हुए संगम वंश में, इनकी राजधानी उरैयूर एवं पुहाड़ थी। इनके प्रमुख शासक करिकाल, और करिकाल ने कावेरी डेल्टा में सिंचाई हेतु बांध बनवाया। बहुत ही मुख्य डेटा आपके लिए मैंने ये रख दिया है। कौन से शासक थे जिन्होंने सिंचाई के लिए बांध बनवाया था कावेरी नदी पर, कावेरी डेल्टा? तो वो थे करिकाल, चोल वंश के शासक थे। उसी तरह से पांडे वंश हमारे सामने आते हैं। इनकी राजधानी मदुरै थी। पांडे ने संगम सभाओं में जो संगम सभाएं हुई उनको संरक्षण दिया। भाई जैसे बौद्धों की हम संगीति देखते हैं, पहली अजातशत्रु ने की तो उसने संरक्षण दिया। दूसरी संगीति कालाशोक के समय में हुई तो कालाशोक ने संरक्षण दिया। तीसरी संगीति अशोक के समय में हुई तो अशोक ने संरक्षण दिया। और चौथी संगीति कनिष्क के काल में हुई तो कनिष्क ने संरक्षण दिया। तो उसी प्रकार ये जो पांडे वंश है, जो संगम समिति हुई, जो संगम सभाएं हुई, तो पांड्यों ने संगम सभाओं को संरक्षण दिया। तो फ्रेंड्स बस चलते हैं हमारी लास्ट संगम साहित्य की ओर। देखो अष्टादश संगम साहित्य, लगभग जो संगम साहित्य के प्रमुख साहित्य हैं उसमें पहला है अष्टादश संगम साहित्य, और इसकी लगभग हमें 8 प्रमुख कृतियां देखने को मिलती है। और इसका जो विषय है अष्टादश संगम साहित्य का, वो विषय वीरता, प्रेम, नैतिकता, युद्ध, व्यापार और समुद्री जीवन से है। और प्रमुख रचनाओं की बात करते हैं तो अट्टू तौके और जो पत्तू पट्टू है, और इसकी प्रमुख जो और कृतियां हैं वो आपके सामने है। आप वीडियो पॉज करके एक बार बस इनको रीडिंग कर लीजिए, क्योंकि आज हमारा प्राचीन भारत का इतिहास का समापन हुआ है। तो मैंने सोचा है कि आपके लिए कोई छूट ना जाए। तो मुझे तुरंत मेरी निगाह पड़ी कि संगम साहित्य या संगम वंश को भी थोड़ा सा मुझे आपको बताना चाहिए। तो वो मैंने फैक्ट आपके सामने रख दिए हैं। मुख्य मुख्य फैक्ट तो संगम वंश की जो सभाएं हुई है वो लेकर है, कौन कौन से वंश हुए हैं उसको लेकर है, और ये समाज और अर्थव्यवस्था के आधार पर फैक्ट है कुछ संगम वंश से। देखो समाज 4 वर्गों में विभाजित हुआ करता था। उसमें पहला वर्ग ब्राह्मण था, दूसरा कृषक था, तीसरा व्यापारी था, और चौथा वर्ग था मजदूर। व्यापार की बात करें तो रोमन साम्राज्य के साथ सोने और चांदी वगैरह का व्यापार हुआ करता था। बात करें पेशे की, कौन कौन से लोग, मतलब कौन कौन से पेशे लोगों के लिए प्रमुख थे उस समय, तो मछली पकड़ना और मोती निकालना, व्यापार करना, कृषि करना, ये सारे पेशे संगम वंश में बहुत प्रमुख हुआ करते थे संगम काल में। अब देखो संगम काल के महत्व की बात करते हैं तो संगम साहित्य दक्षिण भारत का प्राचीन इतिहास व संस्कृति दर्शाता है। ये सबसे बड़ा महत्व है हमारे लिए संगम साहित्य का, संगम वंश का। जो संगम साहित्य है वो दक्षिण भारत का प्राचीन इतिहास व संस्कृति को दर्शाता है। और दूसरा महत्व यह है कि यह युग साहित्य, व्यापार और समुद्री गतिविधियों का उत्कर्ष था। तो फ्रेंड्स ये संगम वंश को लेकर मैंने आपके सामने कुछ फैक्ट रखे। अब मैं ये कह सकता हूं कि हमारा जो प्राचीन भारत का इतिहास है वो अपने आप में पूर्ण हुआ। अब आपको कहीं से किसी क्लास की करने की जरूरत नहीं होगी। बस आप बार बार रिवीजन कीजिए, बार बार एमसीक्यूज लगाइए, आपका काम हो जाएगा। इसके बाद हम पढ़ेंगे मध्य भारत का इतिहास,
तो चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं आपसे विदाई लेता हूँ और विदाई लेने से पहले हर रोज की तरह आपसे अपील करता हूँ कि प्लीज आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो आप इसको शेयर भी कीजिए ताकि अन्य लोग भी सब्सक्राइब कर पाए। तो फ्रेंड्स, इसी अपील के साथ मैं आपसे विदाई लेता हूं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। फिर मिलता हूं किसी अगली क्लास में।